सोमवार को इस्राएली फाइटर जेट यमन स्थित हूती ठिकानों को निशाना बना रहे थे। उनके विभिन्न क्षेत्रों पर एक के बाद एक कुल 20 हवाई हमले किए। इन हमलों में मुख्य रूप से हुदैदा, सालिफ बंदरगाह और रास कतीफ पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस बीच हूतियों की ओर से काउंटर की तैयारी देख इस्राएली विमान अपने देश को लौटने लगे, लेकिन उन्होंने अपने ही मालवाहक जहाज को निशाना बना दिया। दरअसल यमन ने इस्राएली जहाज को कब्जे में ले रखा है, जिस पर इस्राएली एयरफोर्स ने बमबारी की है। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर, जो पिछले कई महीनों से यमन की हूती लड़ाकों के नियंत्रण में था। इस्राएली हमले का मकसद हूती विद्रोहियों को चेतावनी देना और रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों के जवाब में दबाव बनाना बताया गया, लेकिन यमन की ओर से इस हमले का जबरदस्त जवाब दिया गया। यमनी सैन्य सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस्राएल के 10 लड़ाकू विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यमन के हवाई सुरक्षा तंत्र ने कई मिसाइलें दागी, जिनकी वजह से इस्राएली विमानों को टारगेट हिट करने से पहले ही क्षेत्र छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ मिसाइलें हुदैदा और सालिफ बंदरगाह पर गिरी, जिससे बंदरगाह की गतिविधियों पर असर पड़ा। रास कतीफ पावर स्टेशन को भी आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। यमनी प्रशासन ने दावा किया है कि नागरिकों को बचाने के लिए पहले से ही आपातकालीन कदम उठाए गए थे, जिससे जान माल के नुकसान को काफी हद तक टाला जा सका। इस पूरी घटना ने एक बार फिर इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। बता दें कि यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता है, लगातार लाल सागर में इस्राएली व पश्चिमी व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके जवाब में इस्राइल ने यह सीधा हमला किया। मिडिल ईस्ट में इस हमले के कई रणनीतिक मायने हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल यमन संघर्ष और गहरा सकता है, बल्कि यह ईरान और अमेरिका जैसे देशों की भूमिकाओं को भी प्रभावित करेगा। अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। फिलहाल यमन के हूती नेतृत्व ने चेतावनी जारी की है कि यदि इस्राइल ने दोबारा इस प्रकार का हमला किया तो वह और अधिक ताकत से जवाब देंगे। दूसरी ओर इसराइल का मानना है कि वह अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि रेड सी और उसके आसपास का इलाका अब सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सैन्य संघर्ष का मैदान बन चुका है। आने वाले दिनों में इस संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन गाजा के साथ जंग अभी भी जारी है। लगातार चल रही इस जंग में इजराइल के हजारों सैनिक जुटे हुए हैं और अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा में तैनात खड़े हैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने से अब इन सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, बल्कि ये लोग अब अपनी ही सरकार के खिलाफ भी लामबंद होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली कफीर ब्रिगेड के सैकड़ों फौजी, जो पिछले 2 सालों से लगातार लड़ाई में शामिल रहे, अपनी अंतिम छुट्टी से वंचित कर दिए गए हैं। उन्हें शारीरिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इन सैनिकों ने कहा कि गैर लड़ाकू और रिजर्व सैनिकों को छुट्टी दी जा रही है, जबकि उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। यही उन्हें भेदभाव का प्रमाण लगता है। इजरायली काफिर ब्रिगेड के दर्जनों पैदल सैनिकों ने अंतिम छुट्टी रद्द होने के मामले में IDF प्रमुख से अपील की है। इजरायली सैनिकों ने कहा कि पिछले 2 सालों में उन्हें युद्ध से दूर रहने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सैनिकों को अन्य सैनिकों के विपरीत छुट्टी से पहले अंतिम छुट्टी छोड़ने का आदेश दिया गया। लड़ाकू सैनिकों ने गैर लड़ाकू और आरक्षित सैनिकों की तुलना में भेदभाव का आरोप लगाया है। IDF सैनिकों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रहे हैं। इन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सैन्य वकील ने बताया कि हम सैनिकों की आवश्यकता की गंभीरता को समझते हैं और रिजर्व में सेवा करना जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें गहन लड़ाई के बाद एक ब्रेक की आवश्यकता है, जिसने असहनीय शारीरिक और भावनात्मक तनाव पैदा किया है। गाजा में युद्ध में उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसमें साथियों की मृत्यु और घायल होना भी शामिल है। गैर लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा करने वाले और छुट्टी दिए गए सैनिकों के विपरीत उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और रिजर्व सैनिकों की तुलना में उनके साथ भेदभाव भी किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
बता दें आपको, 7 अक्टूबर से भारी युद्ध नुकसान के बाद इजरायली सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। आईडीएफ ने 10,000 सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें 7,000 लड़ाकू इकाइयां भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से सैनिक अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, उसके गंभीर परिणाम इजराइल को भुगतने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेस टीवी के अनुसार 12,741 ईरानी प्रोफेसरों ने ट्रंप, नेतन्याहू और सहयोगियों को चेतावनी दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक 500 ईरानी स्नातकों ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा की है। बयान में खामेनेई के खिलाफ बेशर्म धमकियों की निंदा की गई और कोई सुरक्षित जगह नहीं की चेतावनी दी गई। इसके साथ साथ इन लोगों ने अमेरिकी सेना और ज़ायोनी शासन के खिलाफ अंतहीन युद्ध की धमकी दी है। और ऐसे में अगर इजरायली सैनिक अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो ईरान के साथ और गाजा के साथ युद्ध लड़ने में इजराइल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इजराइल को अपने सैनिकों के लिए कुछ करना जरूरी है इस समय, क्योंकि सैनिक अगर पीछे हट गए तो इजराइल भी तो ऐसे में इजराइल को भी गंभीर परिणाम युद्ध में भुगतने पड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है।